सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मेडिकल में दाखिले के लिए 30 अगस्त से शुरू होने वाला ऑनलाइन टेस्ट एक माह बाद आज खत्म हो गया। तलबा के लिए इम्तिहान बनने वाला टेस्ट पिछले साल की तरह इस साल भी पीएमसी की क्रेडिबिलिटी पर कई सवालात उठा गया। स्टूडेंट्स इम्तिहान में होने वाली खामियों की निशानदेही करते गए, मसाइल हल करने की दरखास्तें करते रहे, लेकिन पीएमसी ने उनकी एक न सुनी। 8 सितंबर को कोयटा में मेडिकल के तलबा ने पीएमसी के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने यहां एहतजाज करने वाले दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर लिया। सियासी रहनुमा मैदान में आए। बिलावल भुट्टो समेत कई सियासतदानों ने भी स्टूडेंट्स के हक में बयान दिया। फिर 13 तारीख को पीएमसी के दफ्तर के बाहर एहतजाज हुआ और इस एहतजाज में मुतालबात की मंजूरी अगर नहीं हुई तो स्टूडेंट्स की जानिब से कहा गया कि फिर 23 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। मुजाहरे और गिरफ्तारियां होती रहीं, जिसके बाद मेडिकल तलबा ने 23 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देकर डी चौक का रुख कर लिया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, बलूचिस्तान बार काउंसिल ने भी तलबा के इस एहतजाज में उनकी हिमायत का ऐलान किया। 24 सितंबर को कोयटा में एक बार फिर से पीएमसी के खिलाफ एहतजाज करने वाले दर्जनों स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी अली रजा को स्टूडेंट्स की मुश्किलात और परेशानी एक ढोंग और ड्रामा लगता है। हमारे प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा था कुछ दिन पहले, जरा ये सुनिए। जहां तक बच्चों का ताल्लुक है, उनको ये पता है कि इम्तिहान 30 अगस्त से शुरू हो। दे शुड बी रेडी, उनकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए 30 अगस्त तक। मुझे आप ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं 80% बच्चों को फेल किया जा रहा है, पहली बात है इम्तिहान का जो भी रिजल्ट होगा वो तो आएगा, क्यूमुलेटिव होगा जाके अक्टूबर में। अभी ये किस बच्चे को और किसको पता है कि कितने बच्चे पास हुए और कितने फेल हुए? 40,000 बच्चे इम्तिहान तकरीबन ले चुके हैं आज। ना आपको पता है ना मुझे पता है। इसका मुल्क भर में एहतजाज और सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स के बावजूद मेडिकल कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स की किसी ने नहीं सुनी, तो कल एक हफ्ते से डी चौक पर एहतजाज पर बैठे तलबा ने पार्लियामेंट जाने की कोशिश की तो पुलिस ने इनका रास्ता रोक लिया। इन पर लाठियां बरसाई गईं, कई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से स्टूडेंट्स की इस बात पर कोई एक्शन लेना तो दूर, उनको सुनना तक नहीं गया। वज़ीर आज़म इमरान खान तालीम को तरक्की का रास्ता बताते हैं, कहते हैं कि नौजवान मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है, तो फिर इस तरह के हुकूमती इक़दामात से इस सरमाए में इजाफा कैसे होगा, ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? क्या स्टूडेंट्स को भी इंसान हर साल इसी तरह सड़कों पर आना होगा और फिर कोई इनकी नहीं सुनेगा, वक्त गुजर जाएगा और फिर अगले साल का ये इंतज़ार करेंगे और सूरत हाल इसी तरह चलती रहेगी? इस वक्त सूरत हाल पर बात करने के लिए उस्मान चौधरी, स्टूडेंट लीडर जो इस एहतजाज में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर में अली रज़ा साहब वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी भी हमें ज्वाइन करेंगे। अशरफ निज़ामी साहब, ये गुज़िश्ता साल भी इसी तरह हुआ था, इसी तरह स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। ज़ाहिर है उस वक्त इनके मुतालबात और एतराज़ात कुछ मुख्तलिफ थे, उस वक्त सिलेबस का मसला था, टाइम कम था, कोविड पीरियड चल रहा था। इस बार ये एक महीने का ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, किसी को तैयारी के लिए कम वक्त मिल रहा है, किसी को ज़्यादा वक्त मिल रहा है। टेप्स का जो एक्सपीरियंस है वो किस बुनियाद पर ये टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, इस पर भी स्टूडेंट्स को एतराज़ात हैं। फिर उनको कोई प्रॉपर की भी नहीं दी जा रही। ये पीएमसी के बस की अगर बात नहीं है तो हुकूमत मुस्तकिल क्यों पीएमसी कोई ये जिम्मेदारी दे रही है? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूं कि कुछ बदकिस्मती है हमारे साथ, हमारे इस खित्ते के साथ और पर्टिकुलरली पाकिस्तान में बसने वालों के साथ, कि हमने हुकूमती एतबार से बहुत अपने रवैये स्टबन रखे हुए हैं। न जाने क्यों हमने तस्लीम कर लिया और हम ये समझते हैं कि जो हमने हुकूमत ने यानी कि समझ लिया है, सोच लिया, उसके ऊपर मनो अमल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और इससे वो समझते हैं कि उनकी रेट जो है बड़ी मुतासर होती है कि अगर उन्होंने किसी की बात सुन ली। मैं आपके साथ दो चीज़ें रखना चाहूँगा कि एक चीज़ तो ये कि आया कि ये इम्तिहान क्यों ज़रूरी है। अगर ये इम्तिहान पहले हो रहा था, यूनिवर्सिटीज़ ले रही थी, सेंटर ले रहा था, CMH वाले ले रहे थे, आगा खान वाले ले रहे थे, क्या उन टेस्टों के ऊपर कोई क्वेश्चंस रेज हुए थे? उसके ऊपर कतई तौर पे क्वेश्चंस नहीं थे रेज हुए। उसमें यस कोई छोटी मोटी चीजें जरूर थी जिसके बारे में चीजें मतलब वक्तन फवक्तन आती रहती कि ये वाला लीक हो गया, फलां चीज ऐसी होगी, लेकिन ऐसे ब्रॉड किस्म के और बड़े पैमाने के ऊपर जैसे पीएमसी ने किया हुआ है ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। मैं आपसे अर्ज करूं कि दो चीजें बड़ी अहम है किसी भी टेस्ट के लिए, एक है रिलायबिलिटी और उसके साथ साथ
उसकी जो है एफिकेसी दैट इज इम्पोर्टेंट। और स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि उनको एक ही ग्राउंड दी जाए कि उनकी टेस्टिंग एक ही तरह से हो। पीएमसी कैसे कर सकती है कि 31 दिनों के अंदर सुबह शाम शादी घरों के अंदर लेके डिफरेंट किस्म के पेपर्स डिफरेंट औकात में लोगों को देगा और फिर टेस्ट जो वो कंक्लूड करके कहेगा कि हमने आपकी टेस्टिंग कर दी। ये ना सिर्फ मैं बल्कि जितने भी एकेडमिशियंस और जितने भी स्टैंडर्ड्स एग्जाम जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं वहां पे ये कतई तौर पे अमलदारी ऐसी नहीं होती है। पहले हमारे साथ क्या था कि 500 रुपए में टेस्ट होता था जो यूनिवर्सिटीज दे रही थी और सेटिस्फेक्शन लेवल वाज वेरी मच हाई, लोग उससे सेटिस्फाइड थे। अब जो इन्होंने किया 6000 और गालिबन 30 रुपए के अंदर ये टेस्ट किया और अरबों रुपए का टीका है जो कि खुद अब पीएमसी उसके अंदर हिस्सेदार बन चुकी है। तो अशरफ साहब, बुनियादी तौर पर पीएमसी की कैपेबिलिटी का इशू है या फिर ये हुकूमत की गफलत है कि हुकूमत इस चीज़ को संजीदा नहीं ले रही? मैं सवाल ये आपकी तरफ लेकर आता हूँ ज़रा। उस्मान चौधरी चूँकि उस प्रोटेस्ट से हमारे साथ मौजूद हैं, तो उस्मान, इस वक्त ये कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं? बुनियादी आप लोगों के मुतालबात और एतराज़ात इस टेस्ट पर हैं क्या? ये 30 अगस्त को शुरू हुआ था, आज तो इसका अख्तिताम हो गया। अब ज़ाहिर है आपका एहतजाज मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ डी चौक तक पहुँच चुका है। मुतालबात क्या लेकर आए आप यहाँ पर? जी सर, हम तकरीबन पिछले 8 दिन से एहतजाज पर हैं। पहले हम पीएमसी के सामने बैठे हुए थे, उसके बाद जब वहां पर हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए तो हम डी चौक आ गए। डी चौक पर आज हमारा 5वां रोज है। कल जब हमने कोशिश की आगे जाने की, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करने नहीं आ रहा था, तो हमने कोशिश की कि हम वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ जाएं, क्योंकि हमने देखा कि ताजर बरादरान भी वहाँ बैठते हैं, साफी तंजीमें भी वहाँ बैठती हैं। तो हमने भी वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई गई, उनको चाकुओं से जख्मी किया गया और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया। सर, जो मुतालबात की आपने बात की, सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि एमडी कैट टेस्ट पहले पेपर पर लिया जाता था, अब इन्होंने कंप्यूटराइज्ड किया है। अगर इन्होंने कंप्यूटराइज्ड किया है तो जाहिर है उससे पहले स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज थी, तो तजर्बे के तौर पे एक मॉक टेस्ट होना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया, बल्कि पहली बार। लेकिन उस्मान, आपको गुज़िश्ता साल की बात याद होगी। गुज़िश्ता साल आप ही लोग ये एहतजाज कर रहे थे कि इस टेस्ट को ऑनलाइन लिया जाए, चूंकि वो कोविड पीरियड था और आप लोग की एहतजाज ही चल रहा था कि इसको फिजिकल ना लिया जाए। ऑनलाइन में और जी सर, ऑनलाइन में और कंप्यूटराइज्ड में फर्क है। ऑनलाइन में ये था कि हम घर बैठते अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर उनके टेस्ट हल करते। इन्होंने हमें बुलाया वहां पर, अपने सेंटर्स में बुलाया, वहां पर अपने वहां पर हमें टैबलेट्स दिए। वो टैबलेट जो है वो सिस्टम डाउन हो जाता था। एक बच्चे ने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, सिस्टम डाउन हो गया, वो दोबारा से रिस्टार्ट होता था, वो टाइम भी जाया होता था, बच्चे पे प्रेशर भी होता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक जो FSC का बच्चा है वो इतना प्रेशर। सिस्टम डाउन होने के कितने वाकयात रिपोर्ट हुए? कितने तालिब इल्मों ने बताया कि सिस्टम डाउन हो गया? किन किन सेंटर्स में हुआ ऐसा? सर, तकरीबन हर सेंटर में ये वाकया हुआ है, क्योंकि हम खुद भी जानते हैं कि इंटरनेट का भी इशू आता है हर जगह। कुछ इलाकों में इंटरनेट का इशू होता है। पिछले दिनों ये कल भी सिग्नल्स ऑफ थे रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 दिन पिछले चेलम की वजह से। तो ये हर जगह ये इशूज आए हैं। इसी वजह से हमारे साथ स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद जुड़ चुकी है। पीएमसी चूंकि करप्शन में बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है, वो वापस नहीं आना चाहती। अरबों रुपए का ठेका उस कंपनी को दिया गया जो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं थी। ठेका देने के बाद कंपनी रजिस्टर्ड हुई, उसका URL खरीदा गया। इसके अलावा उस कंपनी के पास। ठीक है, चलें उस्मान, ये तमाम ये जो मुतालबात आपके हैं और जो ये फॉल्ट टेस्ट के दौरान होते रहे, आपने बताइएगा। अली रजा साहब, वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा साहब, उस्मान चौधरी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, एक स्टूडेंट हैं। ज़ाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं डी चौक पर, वहाँ से वो प्रोटेस्ट आगे करना चाहते हैं। 5 रोज़ इनको यहाँ पर हो गए, पूरा महीना इनको ये प्रोटेस्ट करते गुजर गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया और ये कंप्यूटराइज टेस्ट होने की बिना पर सिस्टम वहाँ पर डाउन हो गया, उसके बाद उनके वो नंबर ही माइनस हो गए। तो ये खामियां क्यों पीएमसी दूर नहीं कर पा रही? स्टूडेंट्स को कोई क्यों नहीं सुन रहा है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात, ये तो गलत बयानी है कि सिस्टम डाउन हो गया या नंबर माइनस, और ये बात हम बार बार क्लैरिफाई कर चुके हैं और इसके ऊपर काउंसिल भी अपनी पोजीशन दे चुकी। तो ये बार बार कहना ये गलत बात कि सिस्टम डाउन हो गया, ये सिर्फ एलिगेशंस हैं, कोई इसकी बेसिस नहीं है। ये सब कुछ चेक किया जा चुका है। जहाँ तक सिर्फ एक चीज़ रह गई है, बच्चों के कुछ ग्रीवेंसेस हैं, कुछ सवालात हैं कि जी कुछ सवाल जो इम्तिहान में आए हैं वो शायद सिलेबस से बाहर थे या वो ठीक तरह से फॉर्मुलेटेड, वो भी उनको समझाया है कि जी इम्तिहान खत्म होने के बाद पोस्ट एग्जाम एनालिसिस होगा। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में ये सारी चीजें कंसिडर होती हैं। और जो बच्चों ने हमें सवालात, कुछ काफी बच्चों ने हमें सवालात
नोट करके भेजें, वो भी हमने दे दिया है पोस्ट एग्जाम एनालिसिस की टीम में। तो और चलिए साहब, ये ऐसा क्यों हुआ? ये टेप्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था? जिस कंपनी को आपने तजुर्बा दिया वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, उसकी बुनियाद पर हुआ, ये उसकी गफलत है? आप फिर यही इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी कुछ हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं हुआ है। तो फिर ये पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस आपको क्या करना है फिर? ये जो एग्जामिनेशन एनालिसिस, अगर आपको इम्तिहानों का स्टैंडर्ड का आप जरा उसको पढ़िए, इंटरनेशनली हर इम्तिहान के बाद एक पोस्ट एग्जाम एनालिसिस होता है। ये स्टैंडर्ड है, ये कोई नई इजाद नहीं हम कर रहे हैं। अच्छा, ये हमेशा होता है। तो ये जो डी चौक पर ये कोयटा में जिन्होंने डंडे खाए हैं, जो डी चौक पर डंडे खा रहे हैं, जेलों में जाकर ये वापस आ रहे हैं, ये सब बेवकूफ हैं? ये क्यों इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं? इनके पेरेंट्स भी इनको जाने दे रहे हैं, क्यों जा रहे हैं फिर ये लोग वहां पर? देखिए, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूं। हमारे पास जो कंप्लेंट आई है उसको हमने कंसिडर कर लिया और उसका हम जवाब खुलेआम दे चुके हैं। ये पूछेगा सर, सॉरी, इनसे ये भी पूछेगा कि अगर आप कंप्यूटर पे टेस्ट देते हैं तो एक क्लिक पे आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है, इन्होंने 20-20 घंटे वो रिजल्ट क्यों लेट किया? और जिन बच्चों के 98% मार्क्स हैं वो बच्चे क्यों फेल हुए? सही जी, अली रज़ा, 98% वाले मार्क्स वाले बच्चे भी फेल हो रहे हैं। 98%, मैं एक मुझे चीज बताइए, 98% किस चीज में? एफएससी में। तो देखिए फिर बात समझ लीजिए, एफएससी में ये एफएससी का इम्तिहान नहीं है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है मेडिकल एजुकेशन के लिए। 98% क्या छोड़िए, एफएससी में तो रिजल्ट मैं देख रहा हूँ 100% से भी ज्यादा आ रहे हैं आज। तो एफएससी के रिजल्ट को इससे कनेक्ट मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। ये कुछ और बात है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट। यही बच्चे एफएससी में लेके 98% सिविल सर्विस का जब इम्तिहान देते हैं, वहां पे 2% सिर्फ पास होते। उसकी क्या वजह है? ये तो आप भी पूछ लीजिए फिर। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, मेडिकल एंड डेंटल टेस्ट है, मेडिकल एंड डेंटल टेस्ट है। जी जी, उसमें इसमें मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये मेडिकल टेस्ट है सर, इसमें मेडिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। और आपने सर, पहले ये होता था कि सिलेबस इन्होंने हर सूबे का अलग है और टेस्ट भी एक ले रहे हैं। एक दिन में टेस्ट लेना था, इन्होंने 30 दिन में 2 बार टेस्ट लिया, 60 टेस्ट लिए। अब जिस बच्चे ने पहले टेस्ट दिया था उसके क्वेश्चन में और जो 30 दिन था वो सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि सही जी अली रज़ा साहब, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं जिसने 30 अगस्त को टेस्ट दिया है और जो टेस्ट आज 30 सितंबर को दे रहा है उसको 30 दिन का इजाफी वक्त मिल गया तैयारी के लिए। तो ये 30 अगस्त वाले के साथ ये नाइंसाफी नहीं है? मैं इसको कई बार क्लियर कर चुका हूँ। ये जो साहब कह रहे हैं, ये अपनी प्रिजम्पशन की बेसिस पे कह रहे हैं, ये इनकी गलत फहमी है, इनको फैक्ट पता नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनली ये इम्तिहान हुआ करते हैं, ये कोई ऐसी अछूबे की बात नहीं कि ये पहली दफा दुनिया में हो रहा। अच्छा, चलिए अली रज़ा साहब साथ दिएगा जरा जी। अशरफ निज़ामी साहब पीएमए के सदर हमारे साथ जरा मौजूद हैं। अशरफ निज़ामी साहब, ये वाकई ये स्टूडेंट्स ये जो भी एतराज़ात कर रहे हैं, ये सिर्फ एलिगेशंस हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ है? एक तो मैं आफरीन और मुझे अफसोस है कि अली रजा साहब मतलब एक सीनियर गालिबन वकील हैं, अच्छे इंसान भी होंगे, लेकिन इस किस्म का कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये मतलब बेखबर है आज कि पीएमसी जो है वो एंट्री टेस्ट नहीं ले रही, वो तो एप्टीट्यूड टेस्ट ले रही है। इट इज अ न्यूज फॉर एवरी पर्सन हु इज अटेम्प्टिंग टू गेट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल स्कूल्स, मेडिकल और डेंटल के अंदर लेने के लिए। मैं समझता हूं कि अली रजा साहब किसी और दुनिया के अंदर ही हैं, और जब अथॉरिटी के अंदर बैठ के जब ये बंदा समझना शुरू कर दे कि मैं जन्नत के किसी मतलब ऊंचे मुकाम पे बैठा हुआ इस वक्त सब चीजें देख रहा हूं, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के अंदर ये कंप्यूटर, लैपटॉप, ये फरोई किस्म की गुफ्तगू का करना, ये मैं समझता हूं कि इससे पहले ये होना जरूरी है कि पहले जो टेस्ट हो रहे थे क्या वो तमाम तर हमारी रिक्वायरमेंट्स एंटी की पूरी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? क्या तब्दीली के लिए, क्या दुनिया के अंदर ऐसा करने के लिए जो दुनिया का करके हमें मतलब दिखाया जाता है कि दुनिया के अंदर ऐसे होते हैं और दुनिया के अंदर वैसे आते हो? अच्छा अशरफ साहब, ये क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जरा इससे मुतालिक मैं एक सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ, लेकिन पहले मुझे मौका दीजिएगा। अगर मैं एक सवाल मेरा ले लीजिएगा जरा, अगर आपको बार काउंसिल का सरबरा बना दिया जाए, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए, तो क्या आप उस बार काउंसिल को दुरुस्त तरीके से चला सकते हैं? क्योंकि आप मेरे सदर हैं। ये तो बात अर्ज कर रहा हूं कि ये वाला बार का बार काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, मेडिकल कमीशन बंदी है, व्हाटसोएवर द केस इज, ये अपनी जगह पे मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि मैं ऐसे ओहदे को कबूल ना करूं जहां पे मेरी हैसियत या वक़्त नहीं बनती। मैं अली रजा साहब का तमाम एहतराम के साथ, इनकी अपनी चॉइस है, अगर ये समझते हैं कि जो दुनिया इतनी मतलब उंगलियां दिखा रही है, उंगलियां उठा रही है,
इससे पहले इसी पीएमडीसी के अंदर एतजाज हसन जैसे लेवल का बंदा जो इसके साथ मौजूद था, लेकिन हैसियत उनकी डिफरेंट होती थी एज अ लेजिटिमेट और एज अ एडवाइजरी जो है कानून साजी की खातिर। स्टूडेंट्स की जो जायज बातें डॉक्टर साहब वो सुनी भी नहीं जा रही हैं। उस्मान, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? 5 दिन से तो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, एहतजाज आपका जारी है। अली रजा साहब अपनी गलती या पीएमसी की गलती मानने को तैयार नहीं है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आज ये टेस्ट भी खत्म हो गया है, आज इसका आखिरी दिन था। जी सर, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इसके अलावा लैब ने भी इंक्वायरी के लिए कोशिश शुरू कर दी है। दरखास्त पर उन्होंने जवाब मांग लिया है कि पीएमसी ने इस कंपनी को ठेका किस बुनियाद पे दिया। इसके अलावा सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि इन्होंने जितने 98-95% वाले बच्चे थे वो फेल कर दिए हैं। अब ज़ाहिर है जब बच्चे जिनको इन्होंने पास किया है, जो कह रहे हैं कि 15-15 लाख पे इन्होंने एक सीट बेची है, उनका आप मैट्रिक का रिकॉर्ड देख लें, उनका एफएससी का रिकॉर्ड देख लें, और जिनको इन्होंने सीटें दी हैं उनका रिकॉर्ड देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा सर आपने बात की है कि आगे हम क्या करेंगे। आगे सर हमने कॉल दे दी है पूरे पाकिस्तान से, आज यंग डॉक्टर्स भी हमारे साथ ऐड हो गए हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं। जब चीफ जस्टिस साहब वहाँ आते हैं तो हम उनको ये दरख्वास्त दें कि आप हमारा ये केस सुने। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान चौधरी स्टूडेंट लीडर हमारे साथ थे, डॉक्टर अशरफ निज़ामी, अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आपने देखा कि स्टूडेंट इस वक्त डी चौक पर एहतजाज कर रहे हैं और अली रज़ा साहब पीएमसी अपने इदारे और अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं। अब देखना है कि स्टूडेंट्स को इस मामले में इंसाफ मिल पाता है या नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स के मसाइल यहीं तक नहीं रुके, बल्कि दीगर इदारों में और दीगर शहरों में भी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जिनसी हैरसगी के खिलाफ आवाज़ उठाना हो, अवामी सतह पर इस मसले को उजागर करना हो, दुनिया को इसका सबूत दिखाना और हिरासानी का शिकार खातून को शिकायत दर्ज करवाने में उसकी मदद करना IBA के एक तालिब इल्म को बहुत महंगा पड़ गया। जिब्राइल नामी इस तालिब इल्म ने फेसबुक पर हिरासानी के वाक़ये के बारे में एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उसकी जानिब से बताया गया था कि उसने डिपार्टमेंट के मैनेजर को एक खातून मुलाजिम पर चीखते हुए और ये कहते हुए सुना था कि मैं तुम्हें सारी रात यहाँ बिठा के रखूँगा। जिब्राइल ने यह भी बताया कि 25 अगस्त को IBA के फाइनेंस डिपार्टमेंट में उन्होंने खुद ये वाक़या होते देखा। यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर हिरासानी के वाक़ये को सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करने पर पहले तो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची ने मोहम्मद जिब्राइल की तारीफ़ की, लेकिन फिर बाद में उन्हें IBA से ही बर्खास्त कर दिया गया। IBA की इंज़बाती कमेटी ने मोहम्मद जिब्राइल को मुबैना तौर पर हिरासा करने के वाक़ये की तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर करने का मुजरिम करार दिया और कहा कि किसी भी अवामी प्लेटफॉर्म पर सियाको सबाक के बगैर मुकम्मल वाक़ये की तफसील किसी मुबैना वाक़ये के बारे में शेयर करना IBA के कवायद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ है, जबकि IBA के ओहदेदार के खिलाफ इंसदाद हिरासानी कमेटी HEC के कवायद व ज़वाबित और तरीक़ाकार के मुताबिक केस की तहकीकात कर रही है, जिसकी वजाहत IBA ने अपने फेसबुक के सोशल मीडिया अकाउंट पर यह कहकर की है कि मोहम्मद जिब्राइल को शिकायत के लिए इंस्टीट्यूट के कायम करदा रूल्स इस्तेमाल करने के बजाय वाक़ये की रिपोर्टिंग के लिए सोशल मीडिया का इंतखाब करने पर सज़ा सुनाई गई है। इस पोस्ट में यह भी लिखा है कि IBA ने जिब्राइल को अपने अमल पर नज़रसानी करने के लिए कई मौके दिए और कई बार उससे मुशावरत की ताकि वो अपनी शिकायत दुरुस्त तरीके से रिपोर्ट कर सके, लेकिन IBA के ओहदेदार के खिलाफ पोस्ट को हटाने के मुतालबे से तालिब इल्म ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी ने तालिब इल्म को निकालने का फैसला किया क्योंकि IBA के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के लिए सिफर अदम बर्दाश्त की पॉलिसी। अब स्टूडेंट को हिरासानी का वाक़या रिपोर्ट करने पर निकाल दिया गया। यूनिवर्सिटी का ये एक्ट क्या रूल्स की खिलाफ वर्जी है? क्या इस माशरे में इस तरह की आवाज़ उठाना कभी भी काबिल कबूल माजी में नहीं रहा और मुस्तकबिल में भी क्या इस तरह के वाक़यात पर स्टूडेंट्स आवाज़ नहीं उठा सकते, या जिसके खिलाफ जुल्म हो वो जुल्म को बर्दाश्त करता रहे, या कोई जुर्म हो तो उस जुर्म के होने का इंतज़ार किया जाए और उससे पहले उसको ना रोका जाए? इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना साहबा, सबसे पहले तो ये ज़ाहिर एक खातून के साथ वहाँ ये हैरेसमेंट का वाक़या हुआ, ये कोई सेक्शुअल हैरेसमेंट नहीं थी लेकिन उनको एक आगे जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता मैं उस वक्त तक बिठा के रखूँगा। खातून में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी, अगर वो आवाज़ उठाती तो जॉब से चली जाती। इसी स्टूडेंट ने उनके लिए आवाज़ उठाई, फिर इसको अपनी ज़ाहिर जो सीट थी उससे हाथ धोना पड़ा। यूनिवर्सिटी के इस रवैये को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये इस बात की यूनिवर्सिटी का ये रवैया इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इन अदारों के अंदर हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। मतलब ये अदारे जो हैं तालीमी अदारे, और ख़ास तौर पे आप देखें प्राइवेट सेक्टर बल्कि पब्लिक सेक्टर भी मैं कहूँगी कि वो एक कमर्शियल एंटिटीज़ बन चुके हैं। उनको इस बात से ज़्यादा उनकी ये गर्ज़ है कि उनका अदारा बदनाम ना हो, ताकि उसके अंदर उनका जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जो कारोबारी जो है वो
मुतासिर ना हो, और उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि वो अपने अदारे का माहौल ऐसा रखें कि जहाँ पे तमाम काम करने वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बिल्कुल महफूज और एक तहफ़्फ़ुज़ से वाला माहौल दिया जा सके। और ऑब्वियसली किसी भी एक मतलब चाहे ज़ाहिर इसका सियाक़ो सबाक हमें ज़्यादा मालूम नहीं है कि जिस तरीके से उस शख्स ने बात की, लेकिन ये एक इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब और एक अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है कि अगर कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा अपनी कुलीग से इस तरह से बात करे। उनके दो तरह की हैरेसमेंट इसमें हुई, एक जो मैनेजर ने उन खातून के साथ की और फिर जो यूनिवर्सिटी ने अब इस स्टूडेंट के साथ कर दिया। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। अज़हर सिद्दीक साहब, अभी ये इन दो तरह की हैरेसमेंट से मुताल्लिक क्या लेबर लॉ क्या कहता है उस खातून से मुताल्लिक जिसको सारी रात बिठाने का कहा जा रहा था कि जब तक तुम्हारा काम मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक तुम्हें बिठाया जाएगा, और फिर ये यूनिवर्सिटी का ये रूल कि स्टूडेंट ने अगर सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर दी तो उसको ही बाहर निकाल दिया गया। बहुत शुक्रिया। देखिए, दो चीज़ें तो समझनी बड़ी बात है तौर पर है। हमारे यहाँ लेबर कवानीन का इतलाक तो उस तरह है नहीं। सरकारी इदारों में तो कहीं नज़र आएगा आपको, लेकिन आम प्राइवेट इदारों में और पब्लिक इदारों में जो है ना, वहाँ आपको निफाज नज़र नहीं आता है। और ना हमने कोई कोशिश की है कि लेबर लॉज को रिवैम्प करके कोई अच्छे लॉ कानून बना सकें जिसका इम्प्लीमेंट हर जगह हो सके। सिर्फ प्राइवेट इदारों पर आप जितना इस्तेसाल प्राइवेट इदारों के अंदर होता है, आप इसी को देख लें ना। यानी ये इस तरह के इदारे हैं, ये समझते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत ज़रा IBA की बात आप ले लें, ये समझते हैं हमारा स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त है, हमारा अपना स्टेट है, हमारा अपना कानून है। ये जो हमने एक वतीरा बना लिया ना कि हम अपनी अजारादारी करेंगे, हमारे असूल, हमारे कवानीन, ये एक तरीक़ाकार गलत है। और यहाँ कसूर इसमें बुनियादी तौर पर हमारे लेबर डिपार्टमेंट्स का है और वफाकी और सूबाई सतह पर सारे नाकाम हो चुके हैं। इसी तरह यहाँ अगर दूसरा देखें ना, हायर एजुकेशन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें, अब ये IBA वगैरह जो है ना, ये मान लें सूबाई हुकूमतों के अंडर तो नहीं है, लेकिन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सूबाई सतह के ऊपर भी और वफाकी सतह के ऊपर भी उन सब के अंडर आते हैं। वहाँ भी हमने रेगुलेशन इस तरह के बनाए नहीं है, एक्सपल्शन कैसे करनी है इनके अपने जो देखे हैं, इनके अपने ही रूल्स हैं। और हायर एजुकेशन को अपना बैकिंग है नहीं इस हवाले से। अमूमन तो होना चाहिए इस तरह की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर कई प्राइवेट चार्टर यूनिवर्सिटी भी बनी है तो उनका अपना एक्ट है, उन्होंने बाकायदा रूल्स बनाए हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन उस कॉन्टेक्स्ट में होती आई है। यहाँ मैं ये कमियां देख रहा हूँ। और एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, एक तो वायलेशन ये बड़ी वाज़ेह तौर पर थी और इसमें अभी तक पुलिस हरकत क्यों नहीं आई, पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, ये नाकामी है, नालायकी है। और सूबाई हुकूमतों के IBA ये मामला ये देखना चाहिए था उन्होंने। इस बारे में जब तक ये मामला ये तो एक स्टूडेंट की तरफ से उठाया गया, आपको लगता है कि जब तक वो इदारा खुद इस मामले को रिपोर्ट नहीं करना चाहेगा, क्या हमारी पुलिस यहाँ इतनी केपेबल है कि वो इतने बड़े इदारे में एंटर होगी उसकी इजाज़त के बगैर और कोई कार्रवाई कर सकेगी? देखिए, यही एक नुक्ता है जिसको समझने की जरूरत है। इदारे ने तो हरकत में आना नहीं, इदारा खुद इन्वॉल्व है सारे काम के अंदर ना। जब ये बात रिपोर्ट हो गई है तो लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। सेक्शन 154 ज़ाब्ता फौजदारी का बड़ा क्लियर है, फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए इदारे को, और वो रोक नहीं सकते हैं कि पुलिस को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। दूसरा मामला अगर आप देखें, मैं ये तो नहीं कहता कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट या PICA के तहत आता है FIA, तो ऐसी चीज ना हो सके। लेकिन ये जो बात है ना अरेस्ट की, और ये बातें चीजें सारी वो रिपोर्ट कर चुके हैं, वो सारी चीजें आ चुकी हैं और बाकायदा अभी तक ना लेना, कार्रवाई ना करना, ये सूबाई हुकूमत की नाअहली के। दूसरी जो बात है ना, हम अगर उस तरफ आए कि जो इदारे ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है, मिसाल के तौर पर अगर वो रिपोर्ट किया उन्होंने, तो ये समझ लो किसी हद तक आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी की। आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपने काम गलत देखा, आपने वो रिपोर्ट कर दिया। तो ये खिलाफ वर्जी आप कह रहे हैं, ये उसके तहत क्या कार्रवाई इस इदारे के खिलाफ हो सकती है स्टूडेंट को निकालने पर? राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है। अब आपके इदारे के अंदर एक काम हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको रिपोर्ट करना ये कानून कहता है आपके ऊपर जिम्मेदारी है। 154 बता दी है और उन्होंने वो बाकायदा रिपोर्ट कर दिया है। अब आप उस राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो आपने जितनी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग की है, ये सब रिवाइड है। आर्टिकल 8 बड़ा क्लियर है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जितने भी आप एक्शन लेंगे वो सब गैर कानूनी है। मुतालिका डिपार्टमेंट से जो खामोशी से बैठे हैं, ये ज़ाहिर बड़ी इनकी नेग्लिजेंस है और उसकी वजह से फिर ऐसे वाक़यात करने के लिए जो इदारे हैं वो अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब, फरजाना बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फयाजुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। इस बढ़ती हुई महंगाई और जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट इस वक्त डी चौक पर जारी है, उनसे इससे मुतालिक बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्क में महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आज भी तमाम दिन खबरें चलती रही हैं कि आटा अब जो चक्की का आटा है वो 80 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत, डॉलर की कीमत किसी सूरत इस हुकूमत के काबू में नहीं आ रही है। क्यों, इसकी वजूहात क्या हैं? और स्टूडेंट्स इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। डी चौक पर वो मौजूद हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ ये एहतजाज चल रहा है। फयाजुल हसन चौहान साहब नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वज़ीर जेल खाना आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। इस सबसे पहले चूँकि वज़ीर आज़म के बहुत ही आप पसंदीदा तरीन तर्जुमान हैं, तो फयाज साहब, स्टूडेंट्स की आवाज़ वज़ीर आज़म तक पहुँच नहीं पा रही। डी चौक पर स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं। PMC के खिलाफ उनका ये एहतजाज चल रहा है। ये आवाज़ अगर आपके ज़रिए वज़ीर आज़म साहब तक पहुँच जाए और उनका ये मसला हल हो जाए, 5 रोज़ से बैठे डी चौक पर सैकड़ों स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इशू आप बता रहे हैं वो तो वफाक से रेलेवेंट है, लेकिन जो आपने अपने इंट्रो के अंदर बात की महंगाई के हवाले से, तो महंगाई इस वक्त कोरोना वायरस और कोविड-19 के क्राइसिस के बाद ये इंटरनेशनल फिनोमेना है और पूरी दुनिया के अंदर एक लहर है महंगाई की। मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स आपके सामने रख देता हूँ। एक एग्जांपल ये है कि जो चाइना से इंपोर्ट की शिपमेंट होती थी $400 में, आज वो $9,500-10 हज़ार में हो रही है। एक साल के अंदर ये जो फर्क आया है। फयाज साहब, अगर आप जरा सा मौका दें, ये महंगाई पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं सवाल भी आपसे करता हूँ, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स का मामला है इसमें आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं? फैसल सुल्तान साहब के पास वक्त नहीं है बात करने का, शफकत महमूद साहब के पास वक्त नहीं है बात करने का, आपकी रीच तो है ना आला हुकाम तक। और भाईजान, ये वफाक का मामला है, आप माशाल्लाह इतने समझदार एंकर हैं, आपको समझना चाहिए कि आप शफकत महमूद साहब को लें, फवाद चौधरी साहब को लें, वो आपको सारा ये बताएंगे। आपने शुरू में महंगाई की सारी बात की, तो मैंने कहा मैं महंगाई की समझना आपकी चैनल प्रोग्राम के जरिए से चीज क्लियर कर दूं, वो मैं कर रहा हूँ। चलें आप महंगाई क्यों काबू नहीं हो पा रही है, चलें आप ये बता दें। आटा मैंने आपको बता दिया है कि महंगाई एक कोविड-19 के क्राइसिस के बाद 100 साल बाद ताउन का मर्ज आया था 1920-25 के अंदर। उसके बाद ये पहला एक ऐसा क्राइसिस है जो पूरी दुनिया के अंदर पौने 2 सालों से आया हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो महंगाई की एक लहर आई हुई है। पाकिस्तान की जनाब आपकी 80% जो चीजें हैं, शायद खुर्दोनूश से लेके आपके क्रूड ऑयल से लेके जितने मामला वो सारे इंपोर्ट के ऊपर मबनी है। और इंपोर्ट का आलम यह है कि सिर्फ एक शिपमेंट जो $400 की होती थी वो $10,000 की हो चुकी है। अब ये महंगाई का आलम है। फिर दूसरी तरफ मैं पिछले 3 दिन से एक फैक्ट रख रहा हूँ, आपकी जो तेल की कीमत है पिछले साल सितंबर में 2020 में, एग्जैक्ट 2020 सितंबर में $42 फी बैरल थी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत। आज इंटरनेशनल मार्केट में एग्जैक्ट इस वक्त जो है वो $74 फी बैरल है, 80% का इजाफा हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर पिछले साल सितंबर में 103 रुपए का फी लीटर पेट्रोल था, आज जो है वो 123 रुपए फी लीटर है। टोटल 18% का जो है वो बोझ ऊपर डाला गया प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, PTI की हुकूमत की तरफ से। कहाँ आलमी मार्केट के अंदर, आलमी मंडी के अंदर 80% का इजाफा और कहाँ सिर्फ 18% का इजाफा। अब कम से कम बोझ जो है वो सार्फिन के ऊपर डाला जा रहा है, लेकिन आलमी सतह पे एक महंगाई की लहर है। अब उसका जो है वो मुकाबला हमने करना है। बाकी जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का दूसरा फिनोमेना है वो $25 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग के तर्ज के ऊपर PCO ने सैकड़ों केसेस हैं इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के जो इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी और मौलवी फजल रहमान और ये सारे हवारी इस वक्त लहक और चहक के महंगाई के ये कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले पे जरा आते हैं। अब चूंकि आपने 2020 की बात की और कोविड को महंगाई की वजह बताया, तो कोविड से पहले फरवरी 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1.5 साल आए हुए हो चुका था और उस 1.5 साल में चीनी को 35% बढ़ के 85 रुपए में मिल रही थी। आटा भी उस वक्त कोई 30% बढ़ के 66 रुपए में मिल रहा था। उस वक्त तक कोविड नहीं आया था फैयाज साहब। तो ये महंगाई आपकी हुकूमत के आने के 6-7 माह बाद शूट हो गई थी बिल्कुल। उसका जो आप भी सुन रहे हैं, सूरत हाल ये थी कि जो बारूदी सुरंगें इन्होंने बिछाई थी उनका आलम ये था कि पहले 6 महीने के अंदर PTI की हुकूमत आलमी मालियाती अदारों को $10 अरब पे करने की पाबंद थी। अगर खुदा न खास्ता वो पे ना करती तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत $450 रुपए की होनी थी, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने और रियासत ने दिवालिया हो जाना था। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पहला 1 साल अनथक मेहनत करके जिस तरह आलमी सतह के ऊपर अपने दोस्त ममालिक के साथ राब्ते करके दौरे करके इस इशू को सॉर्ट आउट किया, वो मेरी और आपकी सोच और समझ से भी बाहर है। तो जनाब हमने तो दिवालिया होने से बचाया था,
और ये सारे के सारे करने लिए थे पिछले आपकी जनाब 40 साल की हुकूमतों ने, और खुसूसन 10 साल की जो लूटमार एसोसिएशन थी ना, मिसाके जमहूरियत जो उसका दौर है, ये उस दौर के थे। तो जनाब ये सारी की सारी महंगाई, ये सारी की सारी जो आपकी जो है ना वो बेचैनी है ना माशी, ये आपके पिछले अदवार की दी हुई, फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से, कोविड-19 की तरफ से, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की रियासत को सहारा दिया हुआ है बड़ी टेक्निकल तरीके से, बड़ी हिकमत अमली से, वरना डॉलर की कीमत 450 रुपए तक चली जाती। तो जनाब ये अब सारे क्राइसिस तो फैज साहब ये हिकमत अमली टेक्निकल हो या सादा हो, लेकिन लोगों को तो सस्ती आटा, चीनी, घी, पेट्रोल ये सब चाहिए। वजीर आजम ने कई बार बोला कि माफिया को कामयाब नहीं होने देंगे। माफिया सब लोगों को चाहिए ना, आप तो माशाल्लाह समझदार है ना, आपका फर्ज बनता है फैक्ट एंड फिगर्स को एग्जैक्ट तरीके से लोगों के सामने रखें। बिल्कुल, और फैज साहब हम तो वजीर आजम की बात पर भी हमेशा यकीन करते हैं ना यार, टोको पर ना बात पर सवाल पूछो उसको सुन लिया करो। दूसरी हाल ये है, मैंने आपके सामने क्लियर कट रखी है, आप पढ़े लिखे एंकर हैं, आपका अदारा एक समझदार अदारा है, आपका फर्ज बनता है कि एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर्स पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखें कि अगर मुल्क के अंदर, रीजन के अंदर, आलमी सतह पे जो जो क्राइसिस, जो जो इश्यूज है, जो जो चैलेंजेस है, उनकी वजूहात क्या है। कुत्ते ने कान काटा, कुत्ते के पीछे भागना नहीं शुरू करना, कान की तरफ तवज्जो देनी है कि कान कट गया है, अब इसके जख्म की जगह मरहम पट्टी की जाए। तो जनाबे वाला लोगों को बताए कि ये हालात और वाकयात पिछले पौने 2 साल से क्यों और उससे पहले के क्यों। मैंने आपके सामने सारी डिटेल रखी है, आप उसको छोड़ के जरा वो चीजें जरा वो शुरू कर रहे हैं। नहीं फैसल, मैं तो सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की आपको वो बात याद दिला रहा था जब उन्होंने कहा कि अब मैं माफिया को कामयाब नहीं होने दूंगा, चीनी की कीमत नहीं बढ़ने दूंगा, शुगर कमीशन बनाऊंगा। 10 रुपये इजाफा हो गया चीनी की कीमत में। उस शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद 15 रुपये मजीद इजाफा हो गया, वो 115 पे चली गई। भाई माफिया मजबूत है ना, उस माफिया में आले जरदारी है आपकी जनाब, 30% शुगर मिले जरदारी की है, बाकी जनाब 20% 25% वाशी के खानदान की है, और जहांगीर तरीन साहब की कितने परसेंट मिले तो सिर्फ 2 खानदानों की है। तो जनाबे वाला कहाँ से फिर इनका मुकाबला करें। इनके खिलाफ नायब के केसेस चल रहे हैं, इनके खिलाफ जनाब FIA के केसेस चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि हुकूमत नाकाम हो, ये चाहते हैं कि जनाब मुल्क के अंदर गंदम की, चीनी की, आटे की, हर चीज का बहरान हो। पंजाब हुकूमत पिछले 3 सालों से जनाब आटे की प्रिक्योरमेंट और आटे की रिलीज 100% जनाब वो पूरे कर रही है, लेकिन सिर्फ की हुकूमत जान के क्राइसिस क्रिएट करती है, आटे का भी, चीनी का भी, ताकि पूरी पाकिस्तान के अंदर जना ये क्राइसिस प्रमोट हो। क्योंकि इनकी जनाब इनकी जो करप्शन की जो दुम है उसके ऊपर पाँव रखा हुआ है अदारों ने, अदालतों ने, और ये हुकूमत को नाकाम बनाना चाहते हैं। तो फैसल साहब, आवाम क्या समझे? आवाम हुकूमत को बेबस समझे इन माफियाज के सामने? आवाम को मैंने और आपने समझाना है ना, आवाम क्या समझे, आवाम क्या समझे। अरबाज जागीर साहब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं तो थके जाऊँ आप पे, तो आवाम को मैंने और आपने समझाना है ना। आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आप जो यहाँ पे जनाब आपका अदारा जो ना उसका फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है, जिसका मैंने आपके सामने फैक्ट एंड फिगर्स रखे हैं। इमरान खान साहब तो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे ना जी, लेकिन फैयाज साहब ये अब किसी $1000 अरब की किसी गरीब और भूखे पेट का ये इन फैक्ट्स और फिगर्स के और समझाने से क्या उसका पेट भर जाएगा, उसकी समझ आ जाएगी बात? आप बातें तो ये बात जो आपकी ठीक है, लेकिन अब ये 70 साल की लगाई हुई जरा 3 सालों में दांतों से खोल रहे हैं ना। ये 70 साल की जना जितनी मुआशी जनाब ये आपकी क्राइसिस है, ये 3 सालों के अंदर, फिर वो भी कोविड-19 के आ जाने के बावजूद और फिर माफिया की तमाम हरकतों के बावजूद लगे हुए हैं इमरान खान साहब। सही, और इस माफिया का एहतसाब आपके दौर में हो रहा है, नैब की रिकॉर्ड रिकवरीज हो रही हैं, कुछ 550 अरब रिकवर हुआ है, लेकिन ये जितने भी नाम आपने लिए इनमें से किसी से कुछ रिकवर नहीं हुआ, तो फिर इस एहतसाब की कारकर्दगी को कैसे हम समझें? भी होगा, बकरे की बात कब तक खैर मनाएगी, कभी तो दार के नीचे आएगी। अभी तो क्लीन चिट, अभी तो लंदन के अकाउंट डीफ्रीज हुए हैं। सुनो और बात भाई, तसल्ली से ब्रेकें लगाओ। आप तो इस तरह भागे जा रहे हो जैसे पता नहीं कौन से घोड़े में बैठे हो। अभी सुन लो, मैं भी बताता हूँ इसको जी। भाईजान, हमारा काम है प्रोसिक्यूशन के लिए साफ सुथरा माहौल देना, हुकूमत का काम, PTI का काम, वजीर आजम साहब का काम, वो हमने दिया। अब फैसले ज्यादा प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं कर रहे ना, अदालतों ने करने हैं। अब अदालती सिस्टम के अंदर अगर कोई फॉल्ट है, साहब की अदालत, सेशन की अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं ये सजाएं दे रही इनको, तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, उस्मान बुज़दार साहब का या इमरान खान साहब का क्या कसूर, आपका क्या कसूर? समझ गए ना जी। लेकिन फैज साहब, ये अदालती इस्लाहात भी आपने करनी है, उस निजाम को भी आपने बेहतर करना है, सारा कुछ हमने करना है। प्रोसिक्यूशन का जो निजाम है उसको भी, मौज मेला जरदारी ने करना है, मौज मेला भाईजान यहाँ पे सारों ने करना है। अगर वो मौज मेला कर रहे हैं तो उस मौज मेले को भी आपने रोकना है फैज साहब, हुकूमत आप हैं। हम नहीं रोक रहे ना, सारा कुछ भाईजान इमरान खान साहब ने करना है, मैंने तो कहा सारा कुछ इमरान खान साहब ने करना है। ये तो ये फैज साहब, आपको याद नहीं शायद ये वादा था कि 90 दिन में ये सब होगा, 200 लोगों की टीम थी भाई।
खुदा का वास्ता है, सारा कुछ इमरान खान साहब ने करना है, सारा कुछ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करना है। बाकी सारों ने जरा हाथ पे हाथ धर रख के किनारे पे खड़े होके तीलियां लगानी है, आग लगानी है, करना सब कुछ इमरान खान साहब और पीटीआई। तो फैसल ये तब्दीली का नारा लगाया किसने था? ये नारा भी तो उन्होंने ही लगाया था। ये आपने या मैंने या किसी और ने तो नहीं लगाया? हम कर रहे हैं। आज ₹450 का डॉलर होता ना तो फिर मैं आपसे पूछता, हरा समुंदर जो भी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। ये इमरान खान साहब को दुआएं दो कि इन्होंने दिवालिया होने से बचा लिया, वरना ये जो पिछली जो 10 साल थे ना, अगले कसम खा के गए थे और आखिरी जो 2 साल था ना, नवाज शरीफ और इसहाक डार तय कर गए थे कि ऐसी परंपरा सिंगे पछानी है कि जो अगली हुकूमत आएगी उनके होश ठिकाने आ जाए। लेकिन अल्लाह पाक के करम से रियासत को दिवालिया होने से बचा लिया। तो बिल्कुल बेगम रहे, इंशाल्लाह इमरान खान साहब के ऊपर बिलीव रखे, मुल्क का हीरो है और इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो है ना हर किस्म के क्राइसिस से बचाएगा। लेकिन अकेली उसकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है फैक्ट एंड फिगर सही देने की, आपके अदारे की भी जिम्मेदारी है फैक्ट एंड फिगर एग्जैक्ट आवाम के सामने रखने की। आपको इसीलिए तो हम लाइन पर लेते हैं कि आप आए और बताएं सही फैक्ट्स और फिगर्स क्या हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ तनकीद करना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ दशनाम तराजी करना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इल्जाम तराजी करना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आवाम के जना वो ये तनकीद भी नहीं है, दशनाम तराजी भी नहीं है, तो सिर्फ ये सवालात हैं, ये वो सवालात हैं जो आवाम सड़कों पर एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जवाब देना भी आपकी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी और आपकी भी। फैसल जवाब सवाल हुकूमत से होता है और जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी। चलो ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज हुसैन चौहान साहब पंजाब के सीनियर वजीर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आप महंगाई बढ़ रही है, लेकिन फयाज साहब ये कह रहे हैं कि बेगम रहें और इमरान खान इन तमाम मुश्किलात से हमारे मुल्क को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शुमाल मशरकी बहर अरब में ट्रॉपिकल समुद्री तूफान कराची से अब कुछ ही दूरी पर है, जो कराची में मूसलाधार बारिश का बाइस भी बन सकता है। वज़ीर आला सिंध भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सूबाई गुजरा और तर्जुमानों को जिम्मेदारियां देकर अलर्ट कर चुके हैं। महकमा मौसमियात कराची में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी हो चुकी है। अर्बन फ्लडिंग कैसी होती है, किस तरह की तबाही लाती है, इसका अंदाज़ा पिछले साल की बारिश से लगाया जा सकता है। गुज़िश्ता साल अगस्त में कराची की तारीख की सबसे ख़तरनाक और तबाहकुन बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जिसने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सिर्फ 12 घंटों में 200 से ज़ायद मिलीमीटर होने वाली बारिश 90 साल में कभी भी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। घर के घर डूब गए थे, शाहराहें, सड़कें और गलियां नदी नाले बन गए थे, पुल बह गए थे, सड़कें धंस गई थीं, गाड़ियां तो गाड़ियां, सड़क बंद करने के लिए रखे गए कंटेनर्स तक बारिश के पानी में बह गए थे। कोई अंडरपास में भरे पानी में डूबकर हलाक हुआ तो कोई अर्बन फ्लडिंग में बह गया। किसी के सर पर छत गिरी तो किसी के ऊपर आसमानी बिजली। कई लोग हादसात का शिकार होकर जाँ बाग हुए तो कई के इलेक्ट्रिक के करंट लगने से जान से गए। लोगों की जान बचाने के लिए सड़कों पर कश्तियां चलने लगी थीं। हुकूमत और इंतजामिया की नाकामी के बाद फौज और एनडीएमए को मैदान में आना पड़ा, जिसके बाद कराची वालों को वाज़े तौर पर यह अंदाज़ा हो गया था कि मुल्क के सबसे बड़े शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की हुकूमत और इंतजामिया किसी भी कुदरती आफत का मुकाबला करने के काबिल ही नहीं है। 27 अगस्त की तबाहकुन बारिश के बाद वफाकी और सिंध हुकूमत, सियासी जमातों और उनके कायदीन ने कराची का रुख किया। कराची वालों को यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि वो अकेले नहीं हैं, हर मुश्किल वक्त में हम उनके साथ हैं। सिंध और वफाकी हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया। कराची वालों को आइंदा कभी भी ऐसी सूरत हाल ना देखनी पड़े, इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। वफाकी हुकूमत ने शहर के 3 बड़े नालों की सफाई का जिम्मा उठाया। पिछले ही हफ्ते असद उमर ने बताया था कि वफाकी हुकूमत ने इन नालों से तकरीबन 11 लाख टन कचरा निकाला है, लेकिन पिछले ही हफ्ते बारिश जब कराची में हुई वो सिर्फ 70 से 80 मिलीमीटर हुई थी और इस थोड़ी सी बारिश ने पिछले साल की तल्ख यादें ताज़ा कर दी। एक बार फिर कुछ इलाकों में घरों में पानी भरा, सड़कें और गलियां नदी नाले बने, गाड़ियां बारिश के पानी में तैरने लगीं, हादसात में कई जानें गईं, करंट लगने से भी अमवात हुई और 1 साल गुजरने के बावजूद एक बार फिर ये वाज़ेह हो गया कि हुक्मरानों ने कराची के लिए
अब भी कुछ नहीं किया है। अब अगले 2-3 रोज़ बड़े महकमा मौसमियात एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी कर चुका है। सिंध हुकूमत अलर्ट हो चुकी है, लेकिन पिछले 1 साल में क्या काम हुआ और अगर इस बार भी पिछले साल जितनी बारिश होती है तो कराची एक बार फिर पिछले अगस्त की तरह डूब तो नहीं जाएगा? क्या सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होगी? इसी बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तैमूर साहब, ये कराची की जो सूरत हाल है, कल ही आप लोगों को अलर्ट कर दिया गया, एक ज़िले की आप लोगों की ड्यूटी लगा दी गई। 27 अगस्त वाला एक बार फिर पिछले साल अगस्त वाला हाल तो हम नहीं देखेंगे अगले 1-2 रोज़ में कराची का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने अपना काम किया हुआ है, हमने अपना फुटप्रिंट बड़े मजबूती से हर जगह पर लगा दिए हैं। जो नाले थे उनको साफ कर दिया गया है। हर एक वजीर को अपने अपने किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। मुझे कुरंगी की जिम्मेदारी दी गई है। कल हमने मीटिंग की डीसी कुरंगी के साथ, एसपी कुरंगी के साथ। आज हम सारे विजिट पर निकले थे। जारी बात है, पानी जब बरसात होगी तो पानी तो कहीं ना कहीं जमा होगा ही थोड़ा बहुत। तो यही कोशिशें हैं कि कहीं पर भी पानी को जमा ना होने दें। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पंप की गाड़ियों की जरूरत थी प्रोवाइड कर दी है। इनफैक्ट 2 जो है हमने एक्स्ट्रा वाटर मशीन देके होल्ड पर भी रखे थे। खुदा ना खास्ता अगर इससे ज्यादा बारिश बढ़ी तो हम रात को उनको भी इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद यही है कि हम इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को जिनकी हमें जिम्मेदारियां मिली हैं। और तैमूर साहब, ये छोटे बड़े तमाम नाले साफ किए हैं और कितने सिंध हुकूमत ने किए, कितने विफाक ने किए? चूंकि ज़ाहिर विफाकी नुमाइंदों से बात करें, वो कहते हैं सिंध हुकूमत कोई काम नहीं करती, तमाम बड़े नाले हमने साफ करके दे दिए हैं सिंध हुकूमत को। दोनों ने कितने कितने नाले? 500 से जायद नाले हैं कराची में। उन 500 नालों में से 2 नालों की सफाई जो है वो विफाकी हुकूमत कर रही है और वो भी हमारे पैसों पर। उसकी सफाई के इंक्रोचमेंट के जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, वो सिंध हुकूमत ही बेयर करिए। तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर वफाक इतनी तबाही मचाई, 3 साल से खाना खराब कर दिया महंगाई के साथ, तो आज अगर आके और 2 नाले साफ करने में वो हमारी मदद करे, कोई बहुत बड़ा 30 खान का काम नहीं कर रहे हो। लेकिन तैमूर साहब, ये 1 हफ्ते पहले जब देखा था हमने, कोई 65-70 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन नॉर्थ में खासतौर पर नागन चौरंगी पर, उससे आगे पीछे पूरा 1-2 रोज़ तक पानी वहाँ पर खड़ा रहा। बहुत मुश्किल हुई वहाँ पर पानी निकालने में। नालों की अगर सफाई ये सिंध हुकूमत कर रही है और मुकम्मल हो चुकी है, फिर ये ऐसी सूरत हाल क्यों रही? और अब तो इस वक्त तो 150 या 200 मिलीमीटर बारिश भी हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली ये वो शहर है जहाँ की एक मशहूर जमाना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उसने भी अपना नाम चेंज करके MQM पाकिस्तान कर दिया है। तो इस किस्म के हमारे पास लोग हैं जो जानकर नालों को पत्थर बोरियों में डालकर बंद करते थे ताकि केओस पैदा हो। तो इस किस्म के लोगों को भी हमें फेस करना होता है। बट इंशाल्लाह आई एम श्योर कि अच्छा काम होगा। पिछली बार भी बरसात हुई थी, ये जब जैसे बरसात हुई थी हमने पानी जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, उसको विफाकी हुकूमत उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होती थी और ये विफाकी हुकूमत में आपके इत्तेहादी होते थे। बिल्कुल, ये हमारे इत्तेहादी थे और ये समझे थे कि हम इनको इनके 2 नंबर काम करने देंगे, हम इनको इनकी भत्ताखोरी और चाइना कटिंग पे चुप रहेंगे। तो हमने इनको सीधा करके रखा और टाइट करके रखा, जिसकी रिजल्ट ये थी कुछ ही अरसे में हमें छोड़ के और अलग हो गए, भाग गए हमें छोड़ के, क्योंकि हमने इनके गलत काम होने नहीं दिए। सही। अब तैमूर साहब, इस वक्त शहर कराची कितनी बारिश बर्दाश्त कर सकता है? अगर ये 150 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर जिस तरह महकमा मौसमियात कह रहा है, ये अर्बन फ्लडिंग वाली सिचुएशन होती है, तो अब हमारे नालों में सफाई के बाद इतनी कैपेसिटी है कि बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल रहेगी, चंद घंटों में पानी निकल जाएगा, जिस तरह इस्लामाबाद में, लाहौर में हम देखते हैं कि वो चंद घंटों में बारिश का पानी साफ हो जाता है। अभी रिसेंटली आपने शायद 2 क्लिप्स नहीं देखे होंगे, जो इस्लामाबाद में बारिश हुई थी, जिस किस्म की तबाही बर्बादी थी। ना इनका डीसी निकला, ना इनके एसपी निकले, कितने लोगों की अमवात हुई। पानी 4-4 दिन तक के नहीं निकाल सकते। तो हम सिर्फ एक सेक्टर था, वो सेक्टर ई था, वो E11, E11 1 2 3 4, वो उसके 4 सब सेक्टर से, वो सिर्फ एक सेक्टर, बाकी पूरा इस्लामाबाद साफ था। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास भी ये इशू होता है कि कहीं कहीं पर डिप्रेशन है, बगैर प्लानिंग किए कहीं कहीं शहर बनाया गया है। तो जहाँ पर प्लानिंग नहीं है और वहाँ पर डिप्रेशन है, वहाँ पर रोड बना दिया है, आबादी आ गई है, तो वहाँ पर पानी जमा होता है। और इस बार भी होगा। हमारी ये कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द उस पानी को साफ करें। अब तैमूर साहब, ज़ाहिर कोरंगी की जिम्मेदारी चूँकि आपको दी गई है, यहाँ मलीर नदी हर बारिश में इतनी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती है कि वो कॉजवे बंद हो जाता है, पूरी सड़क बह जाती है, जो लोग इस तरफ होते हैं वो इधर ही रह जाते हैं, जो शहर के उस तरफ होते हैं वो उधर ही रह जाते हैं। इस सिलसिले में कहीं कोई इक़दाम अभी पहले से उठाएं या फिर वही 3-4 दिन के लिए कॉजवे बंद हो जाएगा और हर बंदा अपनी अपनी जगह पर महदूद हो जाएगा? देखिए जी, अब
200 मिलीमीटर बारिश जब अमेरिका की कुछ शहरों में होती है तो वहाँ पे भी आपने देखा बर्बादी कर जाती है। जहाँ पर डिप्रेशन है वहाँ पर ऑफकोर्स इस बार भी थोड़ा बहुत पानी जमा होगा, पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पानी को बढ़ने ना दें, उस लेवल को मेंटेन करें, उसको खाली करते रहे। तो हम अपना काम करेंगे। मैं बोल के मदद से अपने शहरियों को भी कहूँगा वो परेशान ना हो। उसके हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रही है। हमारी पूरी कोशिश होगी हम कहीं भी कोई केओस या प्रॉब्लम तो मतलब ये इसे हिकमत अमली क्या अपनाएंगे? क्या कुछ इजाफी पंप्स पहले से तैयार कर लिए गए, लगा दिए गए ऐसे मकामात पर कि अगर वहाँ पानी जमा होना शुरू हो तो उनको निकाला जा सके? कहीं कोई मशीनरी पहुँचा दी गई है? कोई अमली इकदाम इस सिलसिले में उठाए गए अभी तक? अगर आप कुरंगी का पूछ रहे हैं तो मैं उसकी आपको डिटेल बता दूं कि हमने 2 वाटर पंप हैं और हमारे पास 2 ट्रक हैं जो सेक्शन पानी का करके वो निकाल लेती है। तो हमने ये 4 अलग अलग स्पॉट्स पर लगा दिए हैं। चारों वर्किंग कंडीशन में हैं। प्लस मैंने 2 पीडीएमओ की कह के और 2 एक्स्ट्रा पंप्स जो हैं वो रिजर्व करा के रखा लिए हैं। अल्लाह करेगा उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये चारों काम करना शुरू हो गए तो मैं उन 2 को भी वापस काम पे लगाऊंगा। और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में भी, कराची में इसी तरह से सारे वुज़रा ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के एडवांस में सारी चीजों की तैयारी की है। सारी मशीनरी, इक्विपमेंट, लोग सब तैयार बैठे हैं। तो अहमद साहब, कुरंगी के साथ साथ सेंट्रल भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। शैला रज़ा साहिबा की वहाँ ड्यूटी है, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की, वो बहुत ही सीजन रहनुमा है। उनसे कोई आपकी इस सिलसिले में बातचीत हुई? क्योंकि वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट ज़िला है और वहाँ फिर जब पानी भरता है तो चूँकि गलियाँ भी कहीं कहीं कुछ मोहल्लों में पतली हैं, लोगों के घरों में भी पानी जाता है, नाले भी ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो सेंट्रल की तैयारी भी अच्छी कर ली है पीपल्स पार्टी ने? बिल्कुल, हर डिस्ट्रिक्ट में, कराची के हर जिले में अपना एक वजीर डिप्यूट कर दिया है मुराद अली शाह साहब ने। और सेंट्रल का भी बहुत जिम्मेदार आदमी है जो ख्याल कर रहा है। मैं उससे रास्ते में तो नहीं हूँ पर मुझे पता है, मैं उसकी वर्किंग देख रहा हूँ। सीएम साहब की जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस पर उनकी बार बार अपडेट्स आ रही हैं। अगर किसी चीज़ की जरूरत है तो हम मुराद अली शाह साहब से मांग रहे हैं। और उसके अलावा भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पर सारी जो है हमारा जो काम कर रहे हैं, हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, हमारी पिक्चर्स हैं वो सारी शेयर हो रही हैं। और उस पर जहाँ जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे मुराद अली शाह साहब ये पानी किस तरह से निकालना है ये तो आप लोगों ने बता दिया। सब हर वजीर को एक एक ज़िले में लगाया गया है। जैसे ही पहली दूसरी बूंद पड़ती है तो ये के इलेक्ट्रिक का सिस्टम पूरा ट्रिप कर जाता है, लाइट बहुत बड़े इलाकों में चली जाती है, तकरीबन पूरे कराची अंधेरे में डूब जाता है। सिंध हुकूमत की कोई सिलसिले में के इलेक्ट्रिक से कोई बात हुई कि वो भी इसी तरह पहले से तैयारी करके रखें अपनी? मुराद अली शाह साहब ने कल लेटर लिखा था के इलेक्ट्रिक को कि वो अपने जो जो इलाकों में इनको प्रॉब्लम्स आते हैं, फीडर्स जो ट्रिप होते हैं, उन सब को सफाई वगैरह कर लें और उनके लोग इमरजेंसी बेसिस पे वहाँ पे बिठाएं ताकि कहीं कराची में बिजली ना आ जाए। पर क्योंकि वो वफाक के अंडर आते हैं, हम मेंबर भी नहीं है उनके बोर्ड के, वो जरा हमारी सुनते कम है। पर मुराद अली शाह साहब ने बड़ी सख्ती से उनको भी अहकाम जारी किए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने भरपूर तैयारी कर ली है। हर ज़िले में एक एक वजीर की ड्यूटी लगा दी गई है कि बारिश का पानी कहीं खड़े होने नहीं देना। अब ये तैयारी कितनी पक्की है, कितनी बेहतर है और कराची के लोगों के लिए कितनी बेहतर साबित हो सकती है आने वाले 1-2 रोज़ में, ये हमारे सामने आ जाएगा जब बारिश होगी। और बारिश के बाद क्या सूरत हाल बनती है ये फिर सबके सामने होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।